हेलो माय फॉलोअर्स। पिछले पार्ट 3 में हमने नेल्सन मंडेला की शपथ के बारे में सुना था और देखा था, और 2 तरह के नेशनल एंथम साउथ अफ्रीका में लॉन्च हो गए थे। आगे की स्टोरी के बारे में, उनके जीवन वृत्त के बारे में हम पार्ट 4 में पता लगाएंगे कि आगे उनके बारे में क्या कुछ बतलाया गया है। लेट्स बिगिन। आओ शुरू करें। ऑन द डे ऑफ द inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। जैसा कि मैंने पिछले टेक्सुअल कंटेंट में बतलाया था कि इनॉग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, तो एक बार फिर हम रिपीट करते हैं। इनॉग्रेशन मीन्स द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट। किसी भी सरकार की औपचारिक रूप से शुरुआत या किसी भी समारोह की शुरुआत इनॉग्रेशन कहलाती है। तो इनॉग्रेशन वाले दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं सेंस ऑफ हिस्ट्री से व्याकुल हो उठा था। ओवरवेल्म्ड मीन्स बेचैन हो उठना, परप्लेक्स होना। क्योंकि हिस्ट्री क्या होती है? किसी की पास्ट की बैकग्राउंड। तो यहाँ अपने बीते हुए दिनों को मिस्टर नेल्सन मंडेला याद करके व्याकुल हो उठते हैं। इन द first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land। तो देखिए, 20वीं सदी के प्रथम डिकेड में, डिकेड क्या होता है? ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स डिकेड कहलाता है, जिसको हम हिंदी में दशक बोलते हैं। तो 20वीं सदी के प्रथम दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बॉयर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। देखिए, एंग्लो बॉयर वॉर बहुत तीव्र गति से, बहुत ही तेज़ी से चला हुआ था। उनके कुछ एक वर्षों के बाद जब ये युद्ध हुआ, और मेरे जन्मदिन से, जैसे मैं पैदा हुआ, मेरे पैदा होने से कुछ समय पहले साउथ अफ्रीका में उनका जो वहाँ के गोरे लोग थे, गोरी चमड़ी वाले लोग, उन्होंने भेदभाव पैदा किया हुआ था और रेशियल डोमिनेशन का अपनी ही धरती पे, अब देयर ऑन लैंड, खुद की ही मिट्टी पे, खुद की ही ज़मीन पे काली चमड़ी वाले लोगों के अगेंस्ट एक वंशवादी
रेशियल डोमिनेशन के अगेंस्ट एक ऐसी सिस्टम, ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी थी जिससे कि कहने का अभिप्राय ये है कि श्वेत लोग निग्रोज का, मीन्स ब्लैक का, काली चमड़े वाले लोगों का शोषण किया करते थे, उनके साथ भेदभाव किया करते थे। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं यहाँ हमारी इंडियन सोसाइटी में भी रंग भेद की नीति, जातिवाद, धर्म इत्यादि कई तरह के डिफरेंसेस हैं जो बड़ी ही संकीर्ण भावनाएं पैदा करते हैं। तो इसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी श्वेत और काले चमड़ी वाले लोगों के बीच बड़े डिफरेंसेस थे। श्वेत मीन्स वाइट्स पीपल निग्रोज का बड़ा शोषण किया करते थे, उनके साथ रंग भेद की नीति अपनाया करते थे और उन्होंने अपनी ही धरती पे, अपनी ही मिट्टी पे जन्मे डार्क स्किन पीपल के साथ, मीन्स निग्रोज के साथ, काली चमड़ी वाले लोगों के साथ बड़ा भेदभाव किया हुआ था और रेशियल डोमिनेशन की एक सिस्टम को, एक व्यवस्था को खड़ा कर दिया था जिससे कि उनका बहुत ही अधिक इन्होंने शोषण किया। मीन्स श्वेत लोगों ने ब्लैक पीपल का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया, उनको रंग भेदभाव के साथ बुरी तरह से वो टॉर्चर किया करते थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known। एक ऐसी संरचना उन लोगों ने जो कठिन से कठिन और सबसे ज़्यादा अमानवीय समाज उनमें से एक के आधार पे पैदा कर दी थी और वो संसार जो आज भी रंग भेद की नीति के बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानता है, उसको, उन सोसाइटीज़ को इस बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी है, हमेशा जानता आया है ये समाज। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin। तो देखिए, अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और मेरे खुद के 8वें दशक में एक इंसान के रूप में, जो मेरा 8th डिकेड था, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर, हमेशा के लिए वो व्यवस्था बदल चुकी थी, उसने टर्न ले लिया था, एक मुड़ाव आ गया था उसमें और वो व्यवस्था अपना स्थान परिवर्तित कर चुकी थी। एक ऐसी व्यवस्था ने उसका स्थान ले लिया था और रिप्लेस हो गई थी, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, जो सभी लोगों की आज़ादी, सभी लोगों के अधिकारों के रूप में
पहचाने जाने वाली व्यवस्था बन चुकी थी। कौन सी व्यवस्था? रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जहाँ किसी की चमड़ी के रंग को लेके रिगार्ड नहीं की जाती हो, जहाँ सम्मान नहीं किया जाता हो, जहाँ किसी की इज्जत ना की जाती हो। आज वो लोग स्वतंत्र हो चुके थे, आज उनको अधिकार मिल चुके थे, वो आज़ादी के, स्वतंत्रता के माहौल में सांस ले सकते थे। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। वो दिन हजारों मेरे देशवासियों के बलिदान, जो अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल, उन्होंने सेक्रीफाइस किए, अपनी कुर्बानियाँ दी, उनके माध्यम से वो दिन आ चुका था। ऐसे मेरे देशवासी, ऐसे मेरे देश के वो लोग जिनकी सफरिंग, जिनका करेज, जिनके कष्ट, जिनका साहस अनगिनत कहा जा सकता था, उनको गिना नहीं जा सकता था, कभी भी उसकी गिनती नहीं की जा सकती थी, और उसका मूल्य फिर से चुकाया नहीं जा सकता था, रिपेड नहीं किया जा सकता था उसको। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मैंने अनुभव कर लिया था उस दिन को, मैं महसूस कर गया था। यहाँ पे देखिए फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, तो इट मीन्स यहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे ये कौन सा टेंस है, आई फेल्ट, क्योंकि फील की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है, इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसे कि मैं इतने दिनों से करता आया हूँ, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। आम सी बात थी कि मैं उन सारे अफ्रीका के देशभक्तों का कुल मिला के थोड़ा सा ही मूल्य हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे सामने अपनी कुर्बानियाँ देकर इस संसार को विदा कर चुके थे, इस संसार से चले गए थे, जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी। मैं तो सिंपली थोड़ा ही मूल्य चुका सकता हूँ। आज वो मेरे बीच नहीं हैं, साधारणतः सिंपली मैं तो उनका कुछ ही पार्ट हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी। सो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं वो इतनी लंबी और नोबल लाइन ख़त्म हो गई है, उसका अंत आ गया है। अब एक फिर से नई शुरुआत मेरे साथ हुई है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट they were not able to see what their sacrifices had wrought। wrought means यहाँ ग्लॉसरी में हम इसका मीनिंग जान लेंगे। wrought, done, achieved,
रोट का मीनिंग क्या है? जो अचीव कर लिया गया है, जो हो गया है, जो पूरा हो चुका है। मीन्स यहाँ पे इनका कहने का अभिप्राय क्या है? आई वॉज पेंट, मुझे दर्द था, दुख था कि दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उनका धन्यवाद करने में सक्षम नहीं था। और मुझे इस बात का दुख था, दे वर नॉट एबल टू सी, वो देखने में सक्षम नहीं थे। क्या देखने में सक्षम नहीं थे? व्हाट देयर सैक्रिफाइसेज हैड रोट, कि वो इस बात को जानने में सक्षम नहीं थे कि उनकी कुर्बानियाँ, उनके सैक्रिफाइसेज, उनके बलिदान काम कर गए थे। उन्होंने वो उपलब्धि मेरी इस समय पर राष्ट्रपति की शपथ लेते ही उनकी कुर्बानियाँ, उनके बलिदान पूरे हो गए। आज उनका मूल्य चुकता हो गया। द पॉलिसी ऑफ apartheid. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. तो देखिए, अपार्थाइड की पॉलिसी, अपार्थाइड जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बतलाया था, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन यूज्ड बाय साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1948 टू 1990। 1948 से लेके 1990 तक साउथ अफ्रीका में जो रेशियल सेग्रीगेशन की नीति अपनाई गई, उसको अपार्थाइड के नाम से जाना गया था। तो अपार्थाइड की नीति ने एक गहरी और इतने लंबे समय से जख्म खाई, मतलब वुंडेड, जख्मी मेरे देश में एक गहरी और लास्टिंग वुंड को पैदा कर दिया था मेरे लिए और मेरे देशवासियों के लिए और मेरे देश के लिए। एक कभी ना ख़त्म होने वाली एक गहरा जख्म फिर से हरा कर दिया था। ऑल ऑफ अस will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम में से सभी बहुत वर्षों से इसको स्पेंड करेंगे, केवल पीढ़ियाँ ही नहीं, ये खास जख्म से रिकवरिंग होएगी, हम ठीक हो जाएंगे, वो जख्म हमारा दूर होता चला जाएगा। बहुत वर्ष लगेंगे हमें इसको भरने में। बट द डिकेड्स ऑफ oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulash, the Chief Luthulish, the Yusuf Dadeush, the Bram Fischer, the Robert Sobukwesh of our times, men of such extraordinary। सो देखिए, extraordinary courage, wisdom and
generosity that their like many that their like may never be known again। तो देखिए यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं इन महान हस्तियों को, लेकिन उनके ऑपरेशन का, उनके दमन का, उनके साथ जो ब्रेटलिटी हुई, उनका जो शोषण किया गया, उनके वो डिकेड्स दूसरे थे, अनइंटेंडेड थे, बेइरादा थे, बिना इंटेंशन के उन पे थोपे गए थे वो इफ़ेक्ट। और ऐसा इसलिए हुआ था कि इसने जो जख्म सहन करने वाले थे, जो सफरिंग सहन करने वाले थे, जो कष्ट सहन करने वाले थे, ऐसे लोग पैदा कर दिए, प्रोड्यूस किए, जिनके नाम इस तरह से हैं जो अभी मैंने रिपीट किए थे। ये सभी नाम हमारे समय के ये महान व्यक्ति हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हो साइड वाइज रिस्पेक्टिवली ओलिवर टेम्पोस, दिस वन द वॉल्टर शिशुलस, ये सेकंड पे, द चीफ लुथलिश, ये थर्ड, ये सभी रॉबर्ट सोबुक्वेस, ये हमारे समय के मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम, जेनरसिटी, उदारता, बुद्धिमत्ता और साहस के ये अद्भुत व्यक्ति, ये सभी लोग जो अपनी कुर्बानियाँ दे चुके थे। यहाँ प्रोफाउंड का मीनिंग आप देख सकते हो क्लास से, डीप एंड स्ट्रॉन्ग, काफ़ी गहन और काफ़ी मजबूत, दृढ़। तो ऐसी महान हस्तियाँ, ऐसे उदारवादी और ऐसी बुद्धिमत्ता वाले लोग, ऐसे क्रेज वाले लोग, दैट देयर लाइफ में नेवर बी नोन अगेन, फिर से कभी भी ऐसे लोग, इन जैसे लोग दोबारा लौट कर नहीं आ सकते, इनकी जानकारी फिर से नहीं मिल पाएगी, ऐसे लोग कभी नहीं मिल पाएंगे। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। शायद ये ऐसे दमन की गहराइयों को रिक्वायर करते हैं जिन्होंने ऐसे चरित्र की बड़ी बड़ी पदों वाले लोग, बड़ी बड़ी हाइट वाले लोग पैदा किए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जम्स दैट लाई बीनीथ हिज सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। देखिए, मेरा देश मिनरल्स में, खनिजों में और जम्स में, हीरे जवाहरातों में धनी है, समृद्ध है। वो सारे पदार्थ, वो सारे मिनरल्स, वो सारे जम्स इसकी मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन मुझे हमेशा से ये जानकारी मिली है, मैं ये जान गया हूँ, दैट इज़ ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, कि इस देश की महानतम, सबसे ग्रेटेस्ट संपत्ति, समृद्धि इसके लोग हैं, अच्छे लोग, सच्चे लोग, जो किसी प्योरेस्ट डायमंड से बढ़ के हैं, किसी शुद्ध हीरो से भी, शुद्धतम हीरो से भी अधिक सच्चे और
अच्छे लोग इस देश के ये लोग हैं। तो we also compare these germs, these extraordinary persons with the patriots of our India, our country during the British colonialism before independence। आज़ादी से पहले हमारे देश में हमारे भी ऐसे, हमारे भारतीयों में से भी ऐसे महान पुरुष रहे हैं जिन्होंने हमारे कंट्री को लिबरेट करने के लिए, हमारी इंडिपेंडेंस, हमें स्वतंत्र बनाने के लिए, हमें लिबर्टी दिलाने के लिए जिन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया, अपने जीवन की कुर्बानियाँ दी, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, और जिन्होंने लास्ट में 1947 में जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी, हु बिकेम द फादर ऑफ नेशन, जो विश्वविख्यात हुए, जैसे कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला जी, महात्मा गांधी की तरह पूरे वर्ल्ड ने इनको याद किया है। सो आइए नेक्स्ट पैरा में देखते हैं आगे। इस फ्रॉम दिज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन कॉमरेड्स से, उनके स्ट्रगल में ये देखने को मिला है कि मैंने उनके साहस से अर्थ निकाल के ही सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। समय फिर से मैंने स्त्री और पुरुषों को देखा है, उनके जोखिम को देखा है, उनकी कुर्बानियाँ, उनके जीवन को एक विचार से मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा हुआ है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग और स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। तो यहाँ पे एक वर्ड का मीनिंग और देखेंगे। द रेजिलियंस का मीनिंग क्या है? द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। देखिए, किसी भी तरह की हार्डशिप या किसी भी तरह से के प्रभाव से फिर से रिकवर होना, ठीक हो जाना, और किसी भी तरह की हार्डशिप से डील करने की अक्षमता, योग्यता होना रेजिलियंस कहलाता है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं, मैंने उन व्यक्तियों को, उन पुरुषों को, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने बिना टूटे हुए टॉर्चर से और अटैक से उन आदमियों को स्टैंड करते हुए देखा है। उन आदमियों को मैंने बहादुरी से सामना करते हुए देखा है। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, एक अक्षमता, एक योग्यता और एक ताकत को दर्शाते हुए देखा है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना को भी डिफाई कर जाती है, इमेजिनेशन को भी फॉल्स साबित कर देती हैं। I learned that courage was not the absence of fear, but the trump over it. Trump means vijay, victory. Courage